brought to you by ITIL. इकतीस जुलाई 1980 लंदन के कमरे में टेलीफोन की घंटी बजती है। फोन पर मोहम्मद रफ़ी की पत्नी बिल्किस रफ़ी बिलख बिलख कर रो रही थी। बॉम्बे से हजारों किलोमीटर दूर बैठे उनके बेटे खालिद का दिल भारी होता जा रहा था। वो लगातार पूछ रहे थे, अम्मा क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ तो बोलो। इससे पहले वो कुछ कहती उनकी आवाज़ गले में अटक जा रही थी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उन्होंने कुछ पूछना चाहा, लेकिन तभी लाइन कट गई। लंदन में भले किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बॉम्बे में रफ़ी विला के बाहर लोगों का हुजूम इकट्ठा होना शुरू हो चुका था, अपने पसंदीदा सिंगर को एक आखिरी झलक देखने के लिए। खालिद को कुछ देर बाद फिर एक कॉल जाता है। इस बार फ़ोन पर रफ़ी साहब के साले ज़हीर बारी थे। उन्होंने पूछा, रफ़ी विला के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही है, अब आगे क्या करना है? इतना सुनकर खालिद के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बिना कुछ बोले वो सब समझ गए। किसी भी तरह वो बॉम्बे पहुंचना चाहते थे। गुरुवार का दिन था और बॉम्बे के लिए अगली फ़्लाइट शुक्रवार को थी, जो शनिवार को लैंड करती। खालिद और उनकी पत्नी के लिए ये पल बेहद तकलीफ़देह था। दोनों एक दूसरे की ओर बेबस निगाहों से देख रहे थे। मुंबई और लंदन के बीच की दूरी उस दिन जितनी लंबी लगी शायद कभी नहीं लगी थी। खुद को संभालते हुए खालिद ने जवाब दिया, अब्बा सिर्फ हमारे नहीं, इन सभी लोगों के थे। उन्होंने कभी किसी को इंतज़ार नहीं करवाया, हमें भी नहीं करना चाहिए। कल जुमा है, कल का दिन ही बेहतर होगा। ये बोलकर रूंधी आवाज़ में उन्होंने कहा, हम बदनसीब हैं जो अब्बा को आखिरी बार देख भी नहीं पाएंगे, नहीं उनका जनाजा कंधे पर उठाने को नसीब होगा। मोहम्मद रफ़ी का जाना न सिर्फ एक परिवार का बल्कि संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान था। क्या आवाज़ के फनकार का जादू आज की पीढ़ी के लिए उतना ही प्रासंगिक है? नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोज़ाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी सुरों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी की। 60 के दशक में सबसे दमदार आवाज़ वाले इस सिंगर की मौत पर दुनिया दुखी थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी भी क्या कमाल थी। साल 1975 में मोहम्मद रफ़ी अमेरिका और कनाडा से कई सारे शो करके लंदन पहुँचे। इंग्लैंड में भी कुछ प्रोग्राम शेड्यूल था, जिसके लिए वो रियाज़ कर रहे थे। उनकी बहू यास्मीन खालिद रफ़ी अपनी किताब मोहम्मद रफ़ी माय अब्बा अ मेमोर में बताती हैं कि विदेश में होने वाली इस लाइव परफॉर्मेंस को देखने के लिए वो काफ़ी एक्साइटेड थी। उन्होंने लिखा, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब अब्बा लंदन में अपने शो के लिए रियाज़ कर रहे थे और इस बीच उन्होंने अम्मा यानी कि रफ़ी साहब की पत्नी बिल्किस से मसाले वाली चाय बनाने को कहा। हमारे यहाँ जो भी म्यूज़िक डायरेक्टर आते वो यही खास चाय पी कर जाते, इसे केवल अम्मा ही बनाती थी। जब मैं चाय लेकर अब्बा के कमरे में पहुंची तो वो हारमोनियम पर रिहर्सल कर रहे थे। गाना था, अजहू न आए बलमा सावन बीता जाए। उन्होंने अम्मा और मुझे अपने पास बिठाया और साथ गाने को कहा। मेरे गले से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं गाने को रिपीट ही कर पाई। उन्होंने प्यार से मेरा पसंदीदा गाना पूछा। मैंने तपाक से कह दिया कि बचपन से ही काबुली वाला फिल्म का गाना मेरा पसंदीदा रहा है। मुझे ताजुब हो रहा था जब वो मुझसे अपने ही गाने के बोल, ट्यून और उस गाने में फिल्माए हीरो का नाम पूछ रहे थे। इतने शानदार गाने के बोल यहाँ कुछ सिंगर ही पूछ रहा है, अजीब बात है। रफ़ी साहब की बहू यास्मीन आगे लिखती हैं, ये गाना ओ या कुर्बान ओ सबा कहना मेरे दिलदार था। दरअसल रफ़ी साहब को अपने ही गाने के बोल याद नहीं रहते थे। वो अपने पास एक डायरी रखते थे जिसमें सारे गानों के बोल लिखे होते। लिखने का काम उनके साले ज़हीर बारी करते थे। वो उर्दू में इतनी खूबसूरती से गानों को डायरी में लिखते जैसे प्रिंटिंग हुई हो। रफ़ी साहब का ज़्यादातर ऊपरी काम उन्हीं के हिस्से था। सुरों के फनकार मोहम्मद रफ़ी को जो शोहरत मिली उसमें उनके स्वभाव को नकारा नहीं जा सकता। इस बात की गवाही खुद उनके साथ काम करने वाले भी देते हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर मोहम्मद ज़हूर ख़याम ने इससे जुड़ा एक किस्सा भी साझा किया है,
बात तब की है जब 1961 में आई शोला और शबनम फिल्म का गाना जाने क्या ढूंढता है रिकॉर्ड करना था, लेकिन ऐन वक्त पर रफ़ी साहब को 102 डिग्री बुखार हो गया। खयाम ने उनकी इस हालत को देखकर रिकॉर्डिंग कैंसिल करने का फैसला किया। प्रोड्यूसर को नुकसान होना तो तय था, क्योंकि ऐसे किसी भी सिंगर का नाम सूझ नहीं रहा था जो इस गाने के साथ न्याय कर सके। गलत तब हो गया जब इस नुकसान को रोकने के लिए मोहम्मद रफ़ी ने बुखार के बावजूद गाने को रिकॉर्ड करने का फैसला किया। 102 डिग्री बुखार में वो स्टूडियो आए और गाने को रिकॉर्ड किया। अपने अपॉइंटमेंट और रिकॉर्डिंग शेड्यूल को लेकर वो इस कदर पक्के थे कि रेयरली ही कोई प्रोग्राम कैंसिल करते थे। लेकिन एक मौका ऐसा आया जब सब कुछ कैंसिल करके वो विदेश चले गए। वो साल था 1966, अक्टूबर का महीना, जब उनके बड़े बेटे सईद रफ़ी से उन्हें पोता होता है, रिजवान, जो रफ़ी साहब को प्यार से दादा अब्बा बुलाते हैं। आज भी जब किसी इंटरव्यू में रिजवान अपने दादा अब्बा की बात करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, 1964-1965 के बीच मेरे माता पिता लंदन शिफ्ट हुए, लेकिन छुट्टियों में हम बॉम्बे दादा अब्बा यानी कि मोहम्मद रफ़ी साहब के घर आया करते थे। जब भी समय मिलता तो मेरे साथ बैडमिंटन या कैरम खेलते थे। वो सीजन में तो पतंग भी उड़ाते थे। दादा अब्बा हमेशा काली पतंग उड़ाते थे और मैं किनारे चरखी संभालता था। रफ़ी के पोते रिजवान ने मन्ना डे से जुड़ा भी एक किस्सा शेयर किया है। मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे के बीच पतंगबाजी का किस्सा। अपने समय के इन दोनों हुनरबाजों को पतंग उड़ाने का शौक था और साथ में एक दूसरे की कन्नी काटने का भी। जब भी वो साथ पतंग उड़ाते तो देखने वालों को मजमा लग जाता। बाजी कभी रफ़ी के हाथ होती तो कभी मन्ना के। एक बार मन्ना डे ने रफ़ी की काली पतंग काट दी। मुकाबले के बाद दोनों जब आपस में बैठे तो रफ़ी साहब ने कहा कि आखिर आपने मेरी पतंग काट ही दी। मन्ना ने मुस्कुराकर बोला, पतंग में हम जीते और गाने में आप। रिजवान आगे बताते हैं, रफ़ी साहब को भले ही डायबिटीज़ थी मगर उन्हें मीठा बहुत पसंद था। इतना कि जब वो छुट्टियों में बॉम्बे जाते तो फ्रिज में मीठे में सब कुछ होता था, लेकिन रफ़ी साहब को इसे छूने की इजाज़त नहीं थी। ऐसे में रिजवान जब भी कुछ मीठा खाते तो रफ़ी साहब उनसे कहते, थोड़ा चखाना ज़रा, लेकिन दादी को नहीं बताना। बेशक घर की जुगलबंदी में रफ़ी की पत्नी बिल्किस का पलड़ा भारी होता था। रिजवान बताते हैं, मोहम्मद रफ़ी को कारों का भी शौक़ था, लेकिन उन्हें ड्राइव नहीं करना आता था। एक तो इनके पास लेफ्ट हैंड कार थी, ड्राइवर को चलाने में मुश्किल हो रही थी। फिर उसे नौकरी से निकालना भी नहीं बन पा रहा था। फिर एक तरकीब निकाली गई। मोहम्मद रफ़ी ने अपने ड्राइवर को टैक्सी दिलाई और खुद दूसरा ड्राइवर रख लिया। काम भी हो गया और किसी को नुकसान भी नहीं हुआ। मोहम्मद रफ़ी की दरियादिली के चर्चे फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ कम नहीं हैं। रेडियो प्रेजेंटर अमीन सयानी ने एक बार फिल्म छैला बाबू के बारे में एक किस्सा सुनाया था। ये फिल्म 1977 में आई थी। म्यूज़िक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली फिल्म। कुछ लोग कहेंगे पारसमणि पहली थी, लेकिन छैला बाबू के गानों की रिकॉर्डिंग इससे भी पहले हो गई थी। खैर, फिल्म के गाने के लिए रफ़ी से बातचीत चल रही थी। पेच पैसे पर फंस रहा था। फीस के लिए पूरे पैसे नहीं थे। जब ये बात रफ़ी को पता चली तो उन्होंने कहा, पहले रिकॉर्डिंग तो शुरू करो, इस बारे में बात होती रहेगी। काम पूरा हुआ। जो पैसे बन पाए रफ़ी को दिए गए, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उल्टा उन्होंने ये कहा कि आप आपस में पैसे बांट लीजिए, ये आपकी पहली फिल्म है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता एक और किस्सा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट में इसका जिक्र मिलता है। रिपोर्ट में द इलस्ट्रेटेड वीकली को कोट कर बताया गया कि 1953 में पाकिस्तानी म्यूजिक डायरेक्टर निसार बाज़मी अपने फिल्म के गाने के लिए सिंगर तलाश रहे थे। फिल्म सी ग्रेड और डिमांड रफ़ी की। बाज़मी चाहते थे कि रफ़ी किसी तरह गाना ले कि बात बन जाए। ये गाना था चांद का दिल टूट गया। रेडियो सिलोन, ये श्रीलंका का रेडियो स्टेशन था, इस पर यह खूब हिट हुआ। इस गाने के लिए रफ़ी ने केवल 1 रुपये फीस चार्ज की थी। उस दौर में रफ़ी के इन गानों को सुनकर न जाने कितने ही आशिकों ने पैगाम लिख कर भेजे। मोहब्बत की वो कहानियाँ जो कुछ मुकम्मल हुई तो कुछ अधूरी रह गई, लेकिन आवाज़ अमर हो गई। फिर चाहे वो पहले प्यार की अंगड़ाई का एहसास देता हुआ दीवाना हुआ बादल, महबूब के मिलने की खुशी दिखाता आने से उसके आई बहार, प्रेमिका की तारीफ करता हुआ तूने काजल लगाया दिल में रात हो गई, हल्का सा सुरूर देता आज मौसम बड़ा बेईमान है,
तमाम ऐसे गाने हैं। बॉलीवुड के एक्टर्स भी रफ़ी के कुछ कम मुरीद नहीं थे। जिन सितारों के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा गाने गाए उनमें शम्मी कपूर पहले नंबर पर है। ज़्यादातर एक्टर्स का मानना था कि रफ़ी साहब गाने के साथ माइक पर आधी एक्टिंग भी कर देते थे, जिससे एक्टर्स का काम आसान हो जाता। अब अगली कहानी शम्मी कपूर से जुड़ी है। 60 का दशक शम्मी कपूर अपने पूरे परवान पर थे। उनको एक फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का काम मिल रहा था, मतलब वो काम चल रहा था। रफ़ी को फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड करना था, लेकिन शम्मी उन दिनों विदेश में थे। इधर रफ़ी इंतज़ार किए बिना उनकी गैर मौजूदगी में गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं। वापस लौटने पर शम्मी ने जब वो गाना सुना तो काफ़ी हैरान हो गए। इस गाने में उनकी अदा, वही अंदाज़ और एनर्जी थी। जब उन्होंने इस बारे में पूछा तो रफ़ी ने जवाब दिया, मैंने इमेजिन कर लिया था कि आप कैसे कूदेंगे, रिएक्ट कैसे करेंगे, रोल और लिफ्ट कैसे करेंगे, पैर कैसे आप शेक करेंगे, थिरकेंगे कैसे, बस इसी सब को ध्यान में रखकर मैंने गाना रिकॉर्ड कर लिया। ये गाना था आसमां से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखाने। चलती का नाम है ज़िंदगी, लेकिन सब कुछ इतना स्मूथ चले, ज़िंदगी इतनी मेहरबान भी किसी पर कहाँ हुई है। बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं ना, उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। रफ़ी के साथ ऐसा ही हुआ। उनका करियर नॉन कंट्रोवर्शियल ही रहा, एक आध विवाद को अगर छोड़ दे तो। ये वो मौका था जब सुरों के दो सरताज आमने सामने थे। ये विवाद म्यूजिक कंपनी से मिलने वाली 5% रॉयल्टी को लेकर था। लता मंगेशकर का कहना था कि इसमें आधा हिस्सा सिंगर्स को मिलना चाहिए, लेकिन रफ़ी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। रफ़ी का मानना था कि प्लेबैक सिंगर जब गाने को दोबारा बना रहे थे, ऐसे में पूरा क्रेडिट कंपोजर और लेखक को जाना चाहिए। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। माया फिल्म का ये गाना था तस्वीर तेरे दिल में। इस बहस का असर ये हुआ कि 1963 से 1967 के बीच रफ़ी और लता का कोई गाना नहीं आया। म्यूज़िक इंडस्ट्री में चल रहे इस कोल्ड वॉर को संगीतकार जय किशन ने ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन उनके बीच का पुराना रिश्ता कभी वापस नहीं आ पाया। आगे चलकर 1977 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में मोहम्मद रफ़ी ने दावा किया कि अपने पूरे करियर में 25 से 26 हज़ार गाने वो रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसके 2 साल बाद 1979 में गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उन्होंने लता मंगेशकर के रिकॉर्ड की दोबारा रिव्यू करने की अपील की। तब लता के नाम कम से कम 25,000 गाने गाने का रिकॉर्ड दर्ज था। रफ़ी का दावा था कि उन्होंने लता से ज़्यादा करीब 28,000 गाने रिकॉर्ड किए हैं। बाद में हुआ ये कि 1991 में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर दोनों के रिकॉर्ड गिनीज़ बुक से हटा दिए गए। 31 जुलाई 1980 को रात 10:25 पर दिल का दौरा पड़ने से मोहम्मद रफ़ी साहब की मौत हो गई। उनके जनाजे में 10,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। शायद ये कलाकार किसी गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मोहताज नहीं था। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 2 दिन का सार्वजनिक शोक का ऐलान किया था। अंतिम फिल्म जिसके लिए रफ़ी ने गाना गाया था वो थी रामानंद सागर की आसपास, जो रफ़ी साहब की मौत के 1 साल बाद 1981 में रिलीज़ हुई। गाना था शाम क्यों उदास है दोस्त। इसे कंपोज किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बोल थे आनंद बख्शी के। किस्से बहुत है, उनकी गायकी पर तो पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है, फिर भी वो कम होगा। लेकिन वो सब कुछ फिर कभी। आपको मोहम्मद रफ़ी का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का तारीख बस इतना ही। आपके लिए ये एपिसोड लिखा था मेरी साथी प्रगति चौरसिया ने। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। देश और दुनिया की सभी खबरों और रोचक किस्सों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।